अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। आज चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चीफ जस्टिस की सरबराही में अहम समाअत हुई। आज की समाअत का फैसला लिखवाते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतराम में कल तक अदालत इंतजार करेगी, जबकि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि हक के दिफा के बगैर तोशाखाना केस का फैसला कैसे दे दिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के फैसले में बादियुन नज़र में गलतियां हैं, लेकिन आज अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। कल हाई कोर्ट में होने वाली समाअत को देखेंगे और फिर इस हवाले से हम सुनेंगे। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि चीफ जस्टिस चेयरमैन पीटीआई को बचाने में लगे हुए हैं और वो इनको बचाने के लिए अपना करियर दाव पर लगा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज भी किसी से पीछे नहीं रही। उन्होंने भी एक ट्वीट दाग दिया और ये कहा कि चीफ जस्टिस का चेयरमैन पीटीआई की वकालत करना उन्हें अच्छा नहीं बना सकता है। इस मामले पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके अलावा इलेक्शन का इनेकाद एक बड़ा अहम मुल्की मामला है, जिस पर आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को एक ख़त तहरीर किया गया है और इस ख़त में इलेक्शन की तारीख तय करने के हवाले से मुलाकात का कहा गया है, जिसके जवाब में इलेक्शन कमीशन जानिब से ये कहा गया है कि वो कल इस हवाले से मज़ीद गौर के लिए एक इजलास तलब करेंगे। तो अब सवाल तो बहुत सारे जन्म ले रहे हैं कि इलेक्शन में ताख़ीर के असबाब क्या हो सकते हैं, और अगर इलेक्शन में ताख़ीर होती है तो क्या ये आइन से इन्हिराफ होगा और क्या निगरां हुकूमत मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन का करवाने में कामयाब हो जाएगी। जबकि हम देख रहे हैं कि हल्का बंदियों का एक अहम मामला भी हमारे सामने मौजूद है। इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ बिजली की कीमतों के हवाले से बड़ी बुरी खबरी कही जा सकती है, क्योंकि बिजली की कीमतों में बड़ा इजाफा किया गया है। नेफ्ट ने बिजली की कीमत में फ़ी यूनिट 5 रुपये 40 पैसे इजाफा कर दिया है। आवाम जो एक जानिब महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, गैस का बिल बहुत ज़्यादा है, खाने पीने की अशिया बहुत ज़्यादा हैं, तो अब आवाम की आखिरी उम्मीद क्या रह गई है, आवाम को कहाँ से रिलीफ मिलेगा, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ताजरों से, कराची के ताजरों से मुलाकात हुई और उन्होंने ताजरों को यकीन दिलाया है कि मसाइल को हल किया जाएगा। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफ़ीक और मुनव्वर बट ब्यूरो चीफ लाहौर और ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फरहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले काशिफ, आपकी जानिब आऊँगी। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की अपील पर समाअत हुई। एक तो ये बताइए समाअत पर आप क्या कहेंगे। दूसरा ये कि नवाज शरीफ की जानिब से और मरियम नवाज की जानिब से जो इल्ज़ामात एक तरह से कहे जा सकते हैं चीफ जस्टिस पर, उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, देखें, अदालत में जो आज समाअत हुई, इसके पस मंज़र में जिस तरीके से फैसला दिया गया और जिस फैसले के तनाजुर में ये अपीलें जो हैं वो सुननी जा रही हैं, आप मुझे बताएं, किसी मुहज़्ज़ब माशरे में किसी आइन और कानून के तालिब इल्म को पूछ लीजिए, किसी तरीके से कभी इस तरह भी हुआ है कि आपने हक़ दिफा भी नहीं दिया, आपको हाई कोर्ट ने कहा कि पहले ये डिटरमिन करें कि आपको उनके ऊपर एतराज़ है। अब एक बंदा क्लियर कट कह रहा है, एक विक्टिम कह रहा है कि मुझे लगता है कि जज जो मेरे खिलाफ है और 22 हैं, और उसके बावजूद आप कोर्ट को चेंज नहीं कर रहे, आप जज को चेंज नहीं कर रहे। ये तो वैसे भी मैं समझता हूँ कि जुडिशरी के ऊपर अगर कोई मौक्कल खड़ा होकर किसी जज के ऊपर एतराज रखते तो वो तो वैसे कहते कि मैं अपने केस से अलहदा होता हूँ या मैं केस नहीं सुनता, आप किसी और अदालत को या सेशन कोर्ट को वापस भेज देना चाहिए था। ये जिस वक्त केस का फैसला आया, जिस तरीके से ये सारा काम हुआ, उस वक्त भी ये तासुर था कि जिस वक्त भी इसको मेरिट पे डील किया जाएगा तो बहरहाल ये जो सुकम है फैसले के, जो प्रोसीडिंग है, वो सामने आएंगे और बहरहाल वो आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, अब मसला यह है कि उस वक्त ना हक दिफा दिया गया, ना कुछ दिया गया। जज साहब ने फैसला दिया और उसके बाद वो आनन फानन उन्होंने कहीं जाना था ट्रेनिंग के ऊपर और चले गए और मुल्ज़म जो है वो बैरक में चले गए और ये मामला उसके बाद हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत है और हाई कोर्ट में बेल भी लगी हुई है, बाकी चीज़ें भी मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज जब केस आया तो वही सुकम जो ट्रायल कोर्ट में हुए, वही सुकम वहाँ पे एड्रेस हो रहे हैं
और अभी भी आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सादर नहीं किया, कोई बात नहीं की। उन्होंने रिमार्क्स में कहा कि वो देखेंगे कि हाई कोर्ट क्या करता है। चूंकि सेशन कोर्ट का अपर फोरम हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट कल क्या फैसला करता है। अब हाई कोर्ट की सुन लीजिए। हाई कोर्ट के मामले के ऊपर भी तहरीक इंसाफ जो है वो ऑलरेडी तहफुजात का इजहार कर चुके हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर। उनको भी चाहिए कि वो केस ना सुनते और अपने आप को, क्योंकि आपके ऊपर एक मौकल का मिसट्रस्ट क्रिएट हो गया। अगर आपने इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए और इंसाफ होता हुआ दिखाना है तो फिर आपको तो वैसे ही अपने आप को अलहदा कर लेना चाहिए। नहीं हुआ। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा जो पॉलिटिकली स्टेटमेंट दे रहे हैं और चीफ जस्टिस साहब को स्टेटमेंट एड्रेस कर रहे हैं, उसके पीछे मुहर्रिक क्या है? मुहर्रिक ये नहीं है, वो मुहर्रिक ये है कि वो एक प्रेशर और एक दबाव डालने का मुहर्रिक है कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो आइन और कानून के हवाले से इंसाफ पर मबनी चीजें जो है उसको एड्रेस ना करें और जनाब वो इस मामले से पीछे हट जाएं। अगर इंसाफ के ऊपर मबनी फैसला हुआ, उसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ गिल्टी है, उनको जेल में आपने डाल दिया, तो फिर आपको इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं थी। और अगर आप समझते हैं कि इंसाफ के ऊपर फैसला नहीं हुआ तो फिर ही आप जुडिशरी को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं ना, और चीफ जस्टिस साहब को आप एक शख्सियत का अटैच कर रहे हैं। सो आप सियासी शख्सियत है, आपका लेना देना नहीं है, आप क्यों जुडिशरी को मलाइन कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि आपके अंदर कोई ना कोई सफोकेशन है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको यह लगा कि प्रेशर डाला जाए और जुडिशरी को मलाइन करने की एफर्ट की जाए। ठीक है मुनव्वर, क्या आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि जो आज नवाज शरीफ की जानिब से और मरियम नवाज की जानिब से जो बयानात दिए गए हैं वो प्रेशर डालने की कोशिश हो सकते हैं? देखिए, ये इस बात में कोई दूसरी राय नहीं कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई थी, और ये अदालत के फोरम पे भी इस बात की तायद हो चुकी है। साबिक जज साहब भी कह चुके हैं और आने वाले चीफ जस्टिस साहब भी ये बात कर चुके हैं कि नवाज शरीफ का फैसला किसी तौर पे भी अदालती नज़ीर के तौर पे पेश नहीं किया जा सकता। वो ये फैसला इंतहाई गलत और नाइंसाफी पे मबनी था। तो ये वाली बात तो ठीक होगी, लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब अपने ही साथ होने वाले गलत को जो है ना वो इंडोर्स कर रहे हैं कि उनके जो सियासी मुखालिफ हैं उनके साथ भी वैसे ही गलत हो, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि वो इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक। ये इंतकाम की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ये इंसाफ की ख्वाहिश नहीं है। तो इस मामले में मेरी तो ये राय है। दूसरी तरफ ये है कि भी हम इससे पहले भी आपके प्रोग्राम में ये बात कर चुके हैं। अगर आप चंद दिन पहले के प्रोग्राम देखेंगे तो इसमें मेरा ये मौक़िफ़ बड़ा क्लियर था और फरहान साहब ने तायद भी की थी मेरे मौक़िफ़ की। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये फैसला जो है ये इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं हुआ। जज साहब को थोड़ी जल्दी थी लंदन जाने की, और वो लंदन जाने के चक्कर में उन्होंने जो है वो फैसला सुना के वहाँ से चले गए। अगर उनके ऊपर एतराज़ था और उसके बाद भी उन्हें सुपीरियर कोर्ट ने कह दिया था कि नहीं आप ही इस मामले को देखें, तो उन्हें फिर इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहिए थे, और जो उनको डेडलाइन दी गई थी उसके मुताबिक वो उसको असर नो केस की समाअत करते और जो विक्टिम की तरफ से जो इतराज़ात लगाए गए थे उसको भी देखते, और साथ में जो शहादतें उन्होंने कहा था कि इनको बुलाया जाए शहादतों के लिए इन अफराद को, और जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कहे थे मंगवाए जाए तो वो भी मंगवा लेने चाहिए थे, और वो शहादतें कलमबंद होनी चाहिए थी। इंसाफ के तकाजे तो यही कहते हैं। लेकिन अब उस टाइम पे भी ये बात हुई थी कि भी जैसे ही यहाँ से मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इन फैसलों में होने वाली जो गलतियां हैं उसकी निशानदेही की बिना पे वो चेयरमैन पीटीआई को इंसाफ देंगी, और ये आज की जो प्रोसीडिंग हुई है उससे ये नजर आ रहा है कि भी आइंदा समाअत में चेयरमैन पीटीआई को इंसाफ मिलने की तवक्को होगी। ठीक है इम्तियाज साहब, आज जो चीफ जस्टिस की जानिब से जो रिमार्क सामने आए हैं उस पर आप क्या कहेंगे, और दूसरी जानिब जो अभी हम बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की जानिब से मरियम नवाज ने जो कहा है उस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तोशा खाना केस पे मुझे हमेशा से फ़ख्र रहा है क्योंकि ये गैर सियासी केस है। ये मेरे एक सहाफ़ी राना अबरार ने बनवाया। राना अबरार ने राइट टू नो के हवाले से तमाम एक्सरसाइज की, उसको इन्फॉर्मेशन देने में रुकावटें पैदा करने का मतलब था और है कि ये तोशा खाना वाला केस 100% सही है, वरना उनको उस वक्त इन्फॉर्मेशन देने में कोई हर्ज नहीं थी। उसको मुलाजमत से क्यों निकलवा दिया, क्यों कर दिया? इसका मतलब है कि केस बिल्कुल सही है, और ये शायद
दोनों हुकूमतों या बल्कि तीनों हुकूमतों के दौर का पहला केस है जो कि किसी हुकूमत की तरफ से नहीं बनवाया गया, वो खुद हमारे एक साफ़ी ने बनवाया। इसलिए मैं कहता हूँ ये केस बिल्कुल ठीक है, राइट डायरेक्शन में। फैसले में बात हो सकती है कि फ़ैसला तेज़ी से किया गया या उजलत में किया गया, मगर उजलत में नहीं किया गया। कितनी मरतबा PTI या चेयरमैन हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसी तोशाखाना केस को रुकवाने के चक्कर में कभी कहते थे कि जज पे एतबार नहीं है, कभी कुछ और कहते थे। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि जज के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रस्ट शो कर दिया था। अब ये बात अगर हम कहें कि जनाब अगर किसी ने, जैसे काशिफ भाई फरमा रहे थे कि जनाब अगर वो उन्होंने कह दिया कि इस जज पे एतबार नहीं है तो उन्हें सुनना ही नहीं चाहिए था। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में कह दिया, अब उन्हें भी नहीं सुनना चाहिए था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की कई बेंच के ऊपर, उस बेंच के अंदर शामिल अफराद के ऊपर हुकूमत ने, जो उस वक्त साबिक हुकूमत थी PDM की, या और एतराज़ात नहीं किए गए? क्या ये रिमार्क्स नहीं आए थे कि अगर इस तरह एतराज़ वाले जज उठते रहे, नहीं सुनते रहे, तो बेंच कैसे बनेगा, कैसे क्या चीज़ होगी? तो ये ऑलरेडी ये पहले, और जो टैक्टिक्स अगर हम ये कहें कि जी नवाज शरीफ एंड कंपनी इस्तेमाल कर रही है जजिस के ऊपर प्रेशर के लिए, तो क्या PTI ने नहीं की? क्या PTI नहीं करती रही? क्या PTI अब भी नहीं कर रही? कि पर्सनल वो जज दिलावर हुमायूं दिलावर के साथ क्या हुआ था? अदालत के अंदर घुस गए थे सारे, नहीं घुस गए थे PTI के सपोर्टर, और किस किस तरह उसको मलाइन किया था? क्यों नहीं FIA ने गए? तो FIA में बाद में क्यों नहीं गए? ये सारा माहौल खुद इसलिए बनाया गया था PTI ने कि ताकि उसका फैसला मशकूक करवाया जा सके। अब वो इस्लामाबाद में चूके हैं, इस्लामाबाद के हुक्म पे वो मुताल्लिका अदालत ने ये काम किया था, तो अब वो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस के पीछे पड़े हुए क्या है कि जनाब वो हमें इस पर एतबार ही नहीं है, ये तो मिला हुआ है उधर। तो भाई आपके लिए भी कितने फैसले आए थे, केस को लटकाने की कोशिश, कितने फैसले आए थे? तो हम भी यही कहा करते थे, हमारे तमाम पार्टिसिपेंट कहा करते थे कि रिलीफ अगर मिलता है अदालतों से तो सिर्फ PTI को मिलता है, उसके चेयरमैन को मिलता है। और देखें अब ये जो एक चीज़ आई है, आपने जो पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में, देखें फिर इंतहाई मुद्दबाना गुजारिश, हाथ बांध के गुजारिश है कि आपने अपना माइंड दे दिया नीचे की अदालतों को कि बादियों नज़र में लगता है फैसला गलत है, फैसले में सुकम है, तो अब वो आपकी मातहत अदालतें क्या करेंगी भाई? आपकी मातहत अदालतें तो उसी चीज़ को फॉलो करेंगी कि आया भाई ये पता नहीं कल क्या होगा। और दूसरी बात ये है, जब हम ये सारी बातें करते हैं, यहाँ तो फिर भी इंसाफ मिल रहा है शुमाइला, नवाज शरीफ को इंसाफ मिला कि उसका तो फैसला ही सुप्रीम कोर्ट ने किया था, उसको तो अपील की गुंजाइश ही नहीं मिली। और वो नजरसानी वाली भी जब फैसला आया अभी कि नहीं जनाब कोई अपील का राइट नहीं होगा, नजरसानी की जा सकती है, और नजरसानी भी उसी बेंच के ऊपर होगी। अब इसके ऊपर अगर हम बात कर लें तो कौमी असम्बली, जिस कौमी असम्बली ने वो फैसला दिया, बिल मंजूर किया, वो तो खत्म हो गई। अब उसके पास तो नजरसानी की गुंजाइश यानी उस कौमी असम्बली को नहीं थी। अब और आगे मिसाल के तौर पे अब जब रिटायरमेंट हो जाएगी चीफ जस्टिस साहब की, तो वो बेंच भी नहीं होगा, तो इसका मतलब है जिंदगी भर नजरसानी नहीं हो सकती। जबकि अदालत कह रही है, बार बार कह रहे हैं लोग जो अदालत से मुंसलिक लोग हैं कि इंसाफ नहीं हुआ था नवाज शरीफ के साथ, तो फिर वो नजरसानी अपील कहाँ जाएगी? और अभी भी हम देखेंगे आपके कल क्या फरहान साहब, गुजारिश ये है कि आपकी बात बड़ी दुरुस्त की है, लेकिन गुजारिश ये है कि अगर एक बंदे के साथ नाइंसाफी हुई है तो वो उसका बदला आप दूसरे के साथ नाइंसाफी करके देंगे? नहीं, दो गलत मिलके एक इख्तियार में नहीं हो सकते। नवाज शरीफ के इख्तियार में नहीं है, गलत ये काम तो अदालतों ने करना है। मैं जी बिल्कुल मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके ओपोनेंट के साथ भी ज्यादती करें। सही, इंसाफ की तकड़ी जिसके हाथ में, उसको इंसाफ करना चाहिए और शक्ल नहीं देखनी चाहिए। काशिफ ब्रेक का टाइम हुआ, जल्दी से कहिएगा क्या कह रहे हैं आप? जो इम्तियाज साहब बात करें नवाज शरीफ साहब के हाथ में नहीं है, तो नवाज शरीफ साहब को यकायक क्या सूझी कि उन्होंने उठा के चीफ जस्टिस साहब को इम्प्लीकेट करने की कोशिश कर दी और उनको बकायदा थ्रेट कर रहे हैं कि जी आप अपने आप को बदनाम करें। मरियम बीबी भी कर रही है, अभी तक तो वो किसी बात पे बोले नहीं थे। सो आप भी तो मलाइन कर रहे हैं ना अदालतों को, आप भी तो प्रेशराइज कर रहे हैं, आप इंसाफ होता दिखाएं। चेयरमैन नहीं बोलते थे, ठीक है, ये रविश तो काफी पुरानी है, ये रविश तो काफी पुरानी है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे। सदर मुमलिकत की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक खत तहरीर किया गया है कि वो इलेक्शन की तारीख तय करने के हवाले से एक मुलाकात रखें। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात की तारीख के हवाले से एक ख़त तहरीर किया गया है, जिस पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो कल दोबारा इजलास करेगा और इस मामले पर बात होगी। मुनव्वर बताइएगा, एक तो ख़त तहरीर किया गया है और दूसरा ये बताइएगा कि तमाम बड़ी जमातों के इलेक्शन 90 रोज़ में कराने की जो ख्वाहिश है उसमें एक अबहाम है, आपकी नज़र में वो क्या है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सदर साहब जो है ना 58(2)B वाले होते तो आज इलेक्शन कमिश्नर उनकी बात सुन लेता। बिल्कुल। यहाँ से 58(2)B निकलने के बाद सदर साहब का जहर जो है ना वो निकल गया, उनके डंग में अब कोई असर नहीं है। वो अब उनकी एक इखलाकी हैसियत है, वो सरबराह मुमलिकत है, उनकी बात सुनने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनसे मुलाकात ज़रूर करेगा, लेकिन इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि वो उनकी बात मान भी लेगा। दूसरी तरफ यह है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और हमारी ये स्क्रीन इस बात की गवाह कि हम मुसलसल इस बात के ऊपर डिबेट करते रहे कि इलेक्शन को किसी भी हालत में जो है वो आईनी मुद्दत से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये है कि बाज़ सियासी जमातों की जो हुकूमत में थी उनकी ख्वाहिश थी कि थोड़ा सा डिले आ जाए और जो महंगाई उनके दौर में IMF के बाद जो वो महंगाई का एक तूफान आएगा तो उन लोग उनके दौर को अच्छा समझेंगे और जो निगरान दौर है वो उसको ही गालियां पड़ेंगी। उनकी ये भी ख्वाहिश पूरी होगी। तो अब गालियां जो है वो निगरानों को पड़ रही है कि भी उन्होंने इतनी महंगाई कर दी है कि भी किसी तरफ कोई चीज़ रह ही नहीं गई, अब गरीब जो है वो आह बका कर रहा है। तो अब पुरानी हुकूमत जो है वो अच्छा लगना शुरू हो गई है। तो यही उनकी ख्वाहिश थी कि थोड़ा सा उनको टाइम मिल जाए और इलेक्शन जनवरी फरवरी तक चले जाए, ताकि जो है वो सेंसस के नाम पे जो उन्होंने एक रुकावट खड़ी करने की कोशिश की थी हल्का बंदियों के हवाले से, तो वो रुकावट जो है उसकी वजह से वो इलेक्शन डिले हो जाएंगे। अवाम की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है। वो जो जैसे ही यहाँ पे IMF से होने वाले मुज़ाकरात के कामयाब मुज़ाकरात के नतीजे में जो महंगाई हो रही है उसके बाद वो लोगों के वो उनके मसीहा बन के दोबारा उनके पास आएंगे और उनसे कहेंगे कि हमने तो मईशत को संभाला दिया था, नहीं तो मुल्क डिफॉल्ट करा था, लेकिन ये निगरान नाहिल है जो इन चीज़ों को संभाल नहीं सके और महंगाई इस कदर बढ़ गई है। तो हम बहरहाल हम चैंपियन और हम अच्छे हैं, हमें वोट दें ताकि हम अगले 5 सालों में आपकी खिदमत करें और मुल्क को दोबारा तरक्की की राह, यानी आवाम को दोबारा चूना लगाया जाएगा, है ना? यही हालात चूना तो आवाम को दोबारा चूना लगाए। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि सदर साहब ने अपना आईनी किरदार अदा किया और वो इलेक्शन को इंडोर्स करने की तरफ उन्होंने जो इकदाम उठाया ये अच्छा है। ठीक है, ठीक है। इम्तियाज साहब, आपका मौक़िफ़? देखिए, बहैसियत पाकिस्तानी शहरी उनका राइट बनता है कि वो इस बारे में बात करें, ख़त लिखें, जिसको ये मैं और आप भी लिख सकते हैं इलेक्शन कमीशन को, और हम अपने प्रोग्राम में बार बार कहते भी हैं 90 दिन में होने चाहिए। मगर अब उनके पास ये इख्तियार नहीं रहा कि लेजिस्लेशन के बाद, और वो लेजिस्लेशन जिसमें उन्होंने खुद दस्तखत किए और वो कानून बन गया, उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो डेट दे और किस तरह से उसका इनेकाद कराए। लेकिन ज़ाहिर है कि हमारे आइनी सरबराह हैं, उनका ये राइट है कि वो उनसे मशवरा किया जाए, और जैसे इलेक्शन कमीशन ने कहा भी है कि इजलास भी तलब किया है मुलाकात के हवाले से, नुकात के हवाले से, तो वो बात होगी। लेकिन उसमें मुझे एक चीज़ में बड़ी अजीब सा फील हो रहा था कि उसमें उन्होंने हवाला दिया कि जी सदर के वज़ीर आज़म के मशवरे पर असम्बली डिज़ोल्व की तो 90 दिन में होने चाहिए। तो शुमाइला, मेरे ख्याल है हमें इतने शॉर्ट मेमोरी नहीं है कि पंजाब के अंदर तो 108 या 106 दिन का टाइम दिया था, वो सदर मुमलिकत ने खुद दिया था, 90 दिन क्रॉस कर चुके थे। जो हम 90 दिन की गर्दान करते ना, 90 दिन 90 दिन 90 दिन, तो फिर हमें सदर आरिफ अलवी साहब को भी डिस्कस करते रहना चाहिए कि पंजाब के इंतखाबात 90 दिन में होने थे, लेकिन हमारे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की जानिब से जो टाइम दिया गया वो उसको आगे क्रॉस कर रहा था, वो आगे सारा निकल रहा था, वो तो वहीं पे 90 दिन आगे ना। एक आइनी सरबराह की बहसियत शहरी, वो बहसियत सदर भी ख़त लिखा है, उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, सलाह मशवरे होने चाहिए। जैसे कि आपको याद होगा इसी हरजाविये के साथ ये जो है अपने प्रोग्राम में हम लोगों ने यही एक तजवीज़ दी थी। ये नहीं कहते कि हम हमारे तीनों पार्टिसिपेंट, हम लोग तीनों, आप भी उसके अंदर हमें ऐड करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो हम करते हैं। हमने कहा था भाई इलेक्शन कमीशन को बात करनी चाहिए, सियासतदानों के सेंसस के ऊपर भी, और ये 90 दिन के ऊपर भी। अगर सेंसस पे तैयार कर लेते हैं ये सियासी जमातों को तो 90 दिन में इलेक्शन हो सकते हैं, कोई वो नहीं है। अब सारी दूसरी बात ये आ जाती है कि जनाब
इलेक्शन कमीशन ने कहा खत लिख भी दिया, दोनों, हाँ, खत लिख भी दिया उन्होंने जो और दोनों आईनी मामला थे। लेकिन अगर रूटीन में आप आएंगे तो पहले अगर सेंसिस हो जाते हैं तो पहले हल्का बंदियाँ होंगी जनाब, फिर इलेक्शन होंगे। उसके लिए 4 माह जो मैक्सिमम रखे गए, वरना तो मैं 1-2 लीगल एक्सपर्ट से जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात की थी पहले। अच्छा। उन्होंने कहा था विद इन 60 डेज भी ये अमल किया जा सकता है, एज सुन एज पॉसिबल भी किया जा सकता है। तो उन्होंने 14 दिसंबर के कि जी 14 दिसंबर तक हम डिस्प्ले कर देंगे। उसके बाद कम से कम 45 डे का एक शेड्यूल आपने देना होता है जनरल इलेक्शन के लिए। तो अगर वैसे 60 दिन ये अपना 4 महीने लगाए तो 120 दिन, 90 दिन, 210 दिन बन रहे हैं ये, तो 7 महीने फरवरी तक जा रहे हैं। फरवरी तक हम अभी भी कह रहे हैं कि फरवरी से आगे सिर्फ खुदा न खास्ता माशाल्लाह की सूरत में जा सकते हैं, क्योंकि फरवरी में सेनेट जो है वो यानी आधी रिटायर हो जाएगी, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो है वो भी रिटायर हो जाएंगे। हमें नेक नियति से आगे बढ़ना चाहिए। इसमें सिर्फ अगर फंस जाएं कि जनाब और देखें, अब बात आती है ना अदालतों की, परवेज मुशर्रफ को किसने टाइम दिया था कि जी 3 साल आप हो सकते हैं इक़्तिदार में, ठीक है, और ना सिर्फ हो सकते हैं बल्कि आइन में तरमीम भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए नियत का भी तो होना जरूरी है कि सियासी जमातें सियासी जमातें पीछे पड़ी हुई हैं और वो करवाएंगी। ठीक है काशिफ, आप जरा बताइएगा, सदर मुमलिकत ने जो खत लिखा है वही कह रहे हैं कि अब तो खैर उनका ये इस्तेहकाक नहीं रहा है, तो आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, पहले तो इस खत के जो मंदरजात हैं उसको समझ लेना चाहिए। खत जो है लिखा गया है उसमें ये डिमांड नहीं की गई है कि आप आएं और मेरे मशवरे से आगे इलेक्शन की डेट दें। खत में ये मंदरजात लिखे गए हैं कि मैंने चूंकि पीएम की एडवाइस से असम्बली तहलील कर दी 9 अगस्त को और वो ड्यू टाइम से पहले है, लिहाजा सुप्रीम कमांडर ऑफ द कंट्री ऑफ द सिस्टम मैं 90 दिन के इलेक्शन करवाने होने चाहिए, उसके ऊपर हमें बैठ के बताना, आप आइए और बताइए कि आप इलेक्शन की डेट क्या देना चाह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि मेरे से डेट पूछें, ये करेक्शन करना बहुत जरूरी है। अब इलेक्शन कमीशन अपनी सेंस पहले दे चुका है कि जी हमें हल्का बंदियों का मामला है और हल्का बंदियों का मैं गुजारिश कर रहा हूं जी, ये हल्का बंदियों का मामला हो चुका। अब इलेक्शन कमीशन जाएगा, जाके कहेगा कि जी हमारा जवाब है, इलेक्शन हल्का बंदियां हो चुकी और उसके बाद इस डेट तक हम इलेक्शन करवा सकते हैं। सो प्रेसिडेंट ये चाहते हैं कि आप अवेयर कर दें हमें कि इलेक्शन आप कब करवाएंगे। एक बात तो ये क्लियर कर लीजिए। नंबर 2 बात ये है कि मेरे मौसूफ भाई जो है, मैं तो हैरान हूं, कभी ये 90 दिन के हक में आर्गूमेंट देते हैं और कभी 90 दिन से आगे के आर्गूमेंट देते हैं। भाई मैं तो पहले दिन से एक बात को कह रहा हूं कि आपने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में प्रेसिडेंट अलवी साहब हो या पीडीएम की हुकूमत हो, जिन्होंने 90 दिन से आगे इलेक्शन ड्रैग किए हैं, उन्होंने आइन एब्रोगेट किया है, मेरी तो कोई सिंपैथी नहीं है किसी के साथ। अच्छा, अब जब वहां पे आइन एब्रोगेट हो रहा था तो उस वक्त तो पीडीएम के जमहूरी पहलवान चैंपियन बने हुए थे, सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह रहे थे चूंकि इलेक्शन एक डेट पे होना चाहिए। अब जब वो सारी की सारी फील्डिंग सेट करके गए हैं कि जी ये आपने सीसीआई का फैसला सुना दिया कि हल्का बंदियां हो जाएंगी और उसके बाद इलेक्शन होगा, तो ये मुझे सिर्फ बता दीजिए कि सीसीआई के फैसला जो है वो किसने किया? वो पीडीएम की हुकूमत ने किया ना, 4 वज़ीर आला ने किया, उसमें नून शामिल थी, मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ उसमें सर गलती ये है कि आपने मई में आपकी मदमशुमारी जो है वो क्लियर हो गई, आप मई के एंड पे अनाउंस कर देते। आप मुझे बताएं कि सीसीआई का फैसला आप दे रहे हैं जाने से 15 दिन पहले, जबकि आपको पता है कि असेंबली डिसॉल्व होने के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन आईनी कवर है। मुझे सिर्फ कोई आईनी माहिर, कोई ये बता दे सर, मेरी बात तो सुनिए, सिंध में प्रॉब्लम आई थी सर, मेरी बात तो सुन लीजिए, सुन लीजिए, आगे डेट बढ़ाई सर मेरी बात तो सुन लीजिए। इलेक्शन सीसीआई के रिजल्ट कंपाइल हो चुके थे, मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि आप सीसीआई को मद्देनजर रख के आईनी डालें, आप हिच डालें, आप किसी और चीज की हिच डालें। आप मुझे बता दें कि 90 से 91 दिन पे इलेक्शन लेके जाने पे आईनी कवर क्या है। और आखिर में एक बात, मेरे भाई ने कहा जी मुशर्रफ साहब के दौर में सुप्रीम कोर्ट ये हो गया, अल्लाह को माने कहां एक आमिर एक डिक्टेटर सिस्टम के ऊपर बैठा हुआ है, कहां पे जमहूरी चैंपियन बैठे हुए हैं, उनका इनका क्या मुकाबला? प्लान करके ये सारा काम किया। उसका जो एमपीओ सर, उस वक्त के जो जजेस थे वो उन्होंने ओथ लिया ना, एक डिक्टेटर के कहने पे ओथ लिया। मेरा मुद्दा सिर्फ ये है कि आर्गूमेंट बिल्कुल सादा और सीधा सा है,
मैं कह रहा हूं कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वायलेशन हुई है, सही मरकज में होने जा रही है। इसके असबाब पैदा किए हैं पीडीएम की हुकूमत ने नहीं किए, तो आर्गूमेंट कर ले। और वही बात कि हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है, ये जो चाहेंगे वो अब पता करेंगे कि कब ये इंतखाबात होने चाहिए, 90 में या इससे आगे जाएंगे। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बिजली के ऐसे झटके लग रहे हैं कि आवाम को दिन में तारे नजर आ गए। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे बिजली की कीमतों में इजाफे की। नेपरा ने बिजली 5 रुपए 40 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी है, यानी आवाम को एक और जोर का झटका लगा। इम्तियाज साहब क्या कहेंगे, कोई दिल की भड़ास निकालें आप? नहीं, देखिए, सिर्फ बिजली की कीमत में इजाफे का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है, तमाम चीज़ों में इजाफा ऑटोमेटिक हो जाता है उसमें। और ये एक पता नहीं हमारे मुल्क में इसमें आपस में लिंक हैं कि जनाब ये बिजली से ये प्रोडक्शन मैं अपने शॉप में जलाता हूँ, फिर मैं ये अपने यानी मुख्तलिफ रीज़न ले आते हैं कि भाई इसमें सारे करके, तो उससे तमाम चीज़ें इजाफा होता है। जैसे फ्यूल में, पेट्रोल में या डीजल में कीमत बढ़ जाए तो सब में इजाफा होता है, बिजली में भी इसी तरह से सारे। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये जिस तरह से क्राइसिस बढ़ गए, केयर टेकर हुकूमत के लिए ये बड़ा चैलेंज है। उसकी वजह ये नहीं कि अभी वो केयर टेकर बोलेंगे हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन इसकी वजह से हो सकता है 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे या ज़ियाउलक वाले 90 दिन हो जाएंगे कि भाई ज़ियाउलक ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। क्योंकि देखें आप, हर तरफ अनरेस्ट है इस सूरत हाल में। अगर बिजली की कीमत कम कर दी जाए, आज भी जो प्राइम मिनिस्टर हमारे काकड़ साहब यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं कराची, उसमें आज जो मुलाकात हुई है ताजों से, उन्होंने डिमांड यही की है और कोई डिमांड नहीं की। हालांकि पीएम साहब ने बहुत बातें की, उन्होंने कहा नहीं जी हमें ये कर दें और बाकी लॉ एंड ऑर्डर वगैरह सब होता रहेगा, पहले ये करें। देखिए शुमाइला, एक सीधी सी बात है कि बिजली के रेट आप कम रखेंगे, आपकी पैदावार में इजाफा होगा, कंपटीशन कम हो जाएगा, आपका आमदनी में ज्यादा इजाफा होगा। तो दूसरी जानिब टैक्स की तरफ क्यों नहीं तवज्जो दे रही हुकूमत कि अब बिजली महंगी होने की वजह से आपकी प्रोडक्शन कम होगी, एक्सपोर्ट कम होगी, और अब जब प्रोडक्शन कम होगी तो आपकी इंटरनल सेल भी कम होगी। तो आप ये दूसरी तरफ लेके जाएं, दूसरी जानिब वो टैक्सेस की तरफ जाएं, तो आपको बहुत सारे देखें। मिफ्ता के जाने के बाद उसने जो 3000 रुपए शॉप के ऊपर बात की थी ना, हमने बड़ी चीख पुकार की थी, उसको डिफाइन कर लेते तो आज अवाम वो बिल्कुल सही उसकी तजवीज़ थी। अवाम का तो खैर कोई हाल ही नहीं है। काशिफ बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे बिजली की कीमतों में जो इंतहाई इजाफा होता चला जा रहा है हर आए दिन? मैं क्या करूं जी, बात यह है कि हमारे भाई जो बैठे हुए हैं इम्तियाज फरहान साहब, ये कुछ कर लें, ये नहीं कहेंगे कि वो तजर्बाकार हुकूमत की शानदार सर्विस जो 14 महीने चली है इस मुल्क में, पहले वाली हुकूमत ने क्या तीर मारा था जिनके पास बड़े लोग थे। और सर सुन तो ले सर, सुन तो ले। असद उमर जैसे थे, भाईजान मेरी बात सुने, और सर मेरी बात तो सुन लिए। हजूर वो तो नाहल थे, मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पे ले आए, मुल्क को खुदा न खासा तबाही के दहाने पे ले आए, मुल्क में उन्होंने कोई टके का काम नहीं किया, वो तो नाहल थे। तो आप तजर्बाकार की शानदार सर्विस में आके तहरीक अदम एतमाद लाके हुकूमत ली ना। अगर वो अहल होते तो वो क्यों उनके खिलाफ आ पाते? तो वो तो थे ही नाअहल, उनको तो आप छोड़ देना, वो तो डिफॉल्ट के करीब लेके मुल्क को। तजर्बाकार लोगों की शानदार सर्विस ऐसी चली, 14 माह ऐसी चली कि जनाब अब जो अवाम है उसका भुरकस निकल गया। और निगरान हुकूमत क्या करे भाई, पॉलिसी आप बना के गए, IMF से एग्रीमेंट आप करके गए, चीजें आप करके गए। सवाल ये पैदा हो रहा है कि अवाम अब अपना मसला लेके, अपने मसाइल लेके जाएं तो जाएं कहाँ? मुनव्वर, आप क्या कहेंगे? अवाम क्या कर सकती है? वक्त कम है तो मुनव्वर का मौकिफ भी लेंगे। मैं तो खुद मुतासिरीन में शामिल हूँ और इस कदर बिजली के बिल हम सब शामिल हैं, हम सब मुतासिरीन में शामिल हैं। कम पड़ गई है, मेरी तो तनख्वाह कम पड़ गई और बिजली का बिल ज्यादा। हम सब मुतासिरीन में शामिल हैं। अभी तो फिलहाल इस तरह का मामला हो गया, तो अल्लाह करे अभी तो हमारी माशाल्लाह तनख्वाह मुनासिब है। एक आम मजदूर से ज़्यादा तनख्वाह हमारी, तो हमारे ये हालात है। तो आप उस तरफ देखें, जो पाकिस्तान की बाकी कोई 22-23 करोड़ की आबादी है जिनकी तनख्वाह हमारे से भी कम है, 1% या 2% लोगों की बात नहीं है। ये तो इस टाइम पे पूरा मुल्क जो है वो सफ़े मातम बना हुआ है, और ये पता नहीं किस किस की जान को रो रहा है। लेकिन ये है कि अब निगरान हुकूमत जो है, अल्लाह करे उसके दिल में रहम आ जाए और वो कोई ना कोई जुगाड़ ऐसा लगाए कि थोड़ी सी रिलीफ मिल जाए, जिसके अगरचे इम्कानात कम है। लेकिन ये है कि हमें तो बहरहाल अवाम की हालत ज़ार देखनी है और उनकी बात करनी है। जो बेस्ट जो चीज़ है वो हमारे मुल्क के अंदर वो अवाम ही,
अवाम की बात करें और अवाम, मेरा ख्याल है कि उनको बिजली के ऐसे ज़ोरदार झटके लगे कि वो अब उनके लिए एक चॉइस ही है कि घर का पंखा बिजली और बल्ब चलाना है या रोटी खानी है। फैसला अवाम के पास ये एक ही रह गया, अब शायद हुकूमत को रहम आ जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ खान फरहान साहब आपका, काशिफ आपका बहुत शुक्रिया, मुनव्वर आपका बहुत शुक्रिया। और यही बात कि आवाम की हालत इज़ार का अब हुकूमत को ज़रूर नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि अब पानी सर से गुजर चुका है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।